ये आज हम लोग साइंस के थर्ड सेट को डिकोड कर लें। सेट थर्ड जो है इस बार तो ऐसे ऑलमोस्ट रखिए कि 90% हर एक सेट में क्वेश्चन सेम है। तो चलिए साइंस के हम थर्ड सेट को देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ है। सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ये तो आपको हर सेट में मिला होगा, सेट वन में भी। कहता है इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। अब इसमें देखिए ये सब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या कि दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है सर। फिर इसमें आइए, कहता है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स। अब यहाँ पर एक्स को आइडेंटिफाई करना होगा, तो जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, CaO, क्विक लाइम। नेक्स्ट आगे बढ़े, कहता है सेलेक्ट द पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक होता है, जिसको हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, प्लांट या एनिमल से। तो उसमें टर्मरिक और लिटमस, टर्मरिक हल्दी हो गया, और लिटमस आप लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं, एल्गी फंगी के रिलेशन से बनता है। ओके नेक्स्ट, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास सॉप पेपर इंडस्ट्री में, तो वॉशिंग सोडा। ये आपका 4 क्वेश्चन यहाँ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से मूव करें। कहता है 5 नंबर क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन लीड नाइट्रेट। अब लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं सुग्गा, तो लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको आप डिकम्पोज कीजिएगा, हीट कीजिएगा, तो ये बन जाएगा लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन। तो ये आपका डी ऑप्शन में है। देखिए इसमें क्या है, N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये गड़बड़ हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होना चाहिए। चलिए डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जाइए, आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको पता करना है। इसमें देखिए ANE आ गया, ये तो हो नहीं सकता है। इसमें देखिए ANE आ गया तो हो नहीं सकता है। इसमें देखिए ANE आ गया तो हो नहीं सकता। इसमें देखिए YNE ENE YNE, क्योंकि अनसैचुरेटेड में ENE और YNE दोनों आते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है इसमें से द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखिए हेक्स मतलब 6 कार्बन, ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, तो 6 तो होना चाहिए, लेकिन ANE देखिए डबल बॉन्ड है, ये तो होगा नहीं। ट्रिपल बॉन्ड ये भी नहीं होगा, डबल बॉन्ड ये भी नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ANE। 6 कार्बन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C6H हो जाएगा 12, क्योंकि रिंग में क्या होता है, दो हाइड्रोजन खत्म हो जाते हैं, बिकॉज एक दूसरे से कार्बन एंड टू एंड कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। फिर ये क्वेश्चन देखिए आपको हर एक सेट में मिल गया था, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ह्यूमन हार्ट। ऑफकोर्स BNC हो जाएगा इसमें। ठीक है, ओके, तो हम BNC से ठीक कर दिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक नया क्वेश्चन है जो ये थोड़ा डिफरेंट है। कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट स्टडी द इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस तक यदि बच्चा कंफ्यूजन में भी होगा तो क्या लिखा है, टू सेपरेट ट्रेट। तो दो करेक्टर के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या होते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, है कि नहीं। और डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो पूछ रहा है, वो भी F2 जनरेशन में, तो वहां पर हो जाएगा 9331। ये हो गया उसका फिनोटाइप रेशियो। ठीक है, ओके, क्या कि 9 प्लांट मिला था राउंड येलो इस प्रकार से, फिर राउंड ग्रीन, रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन एक। ओके नेक्स्ट, ये कि बहुत आसान क्वेश्चन है, बायो से सब आसान क्वेश्चन पूछा है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। एक हार्मोन बताइए जो सेल डिवीजन करवाता है, साइटोकाइंस। आंख मूंद कर टिक मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, ये भी बायो से क्वेश्चन है। ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है, बच्चा, चाइल्ड, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड मोर वेरिएशन कब आ सकता है, तो जेनेटिकली कंट्रीब्यूटिंग मेनी पेरेंट्स, ये तो होगा नहीं। क्या कि यहाँ पर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा कब होगा, तो जेनेटिक मटेरियल इज कंट्रीब्यूटेड बाय 2 इंडिविजुअल, क्या कि सेक्सुअल में तो 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों सेम स्पीसीज होना चाहिए, है कि नहीं। इससे क्या होगा, नया जनरेशन में नया टाइप का DNA कॉम्बिनेशन मिलेगा। ओके, तो C ऑप्शन से हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये आप पढ़े होंगे कि कुछ बर्ड, ये रेप्टाइल्स वगैरह में, इसमें रेप्टाइल से जाएंगे। रेप्टाइल जैसे टर्टल में, लिजार्ड में, उसमें हायर टेम्परेचर पर मेल और फीमेल में डिफरेंसेस आते हैं, इसलिए तो अपना सेक्स को ही बदल लेते हैं। ओके, एक सवाल भी था, क्या सेक्स डिटर्मिनेशन सिर्फ जीन से ही हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जहां एनवायरमेंटल फैक्टर डिसाइड करते हैं, जिसमें रेप्टाइल आता है, टर्टल एंड लिजार्ड में। ओके नेक्स्ट देखिए, ये जो बाबू, ये तो हम पिछले सेट में भी बताए थे कि हमारे हिसाब से तो C होना चाहिए, बट कुछ बच्चे D कह रहे हैं, तो वो तो मार्किंग स्कीम जब आ जाएगा तो एक बार हम उसमें भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए 2D/L। क्या देखिए क्या कहता है कि रेसिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो जितना मोटा तार होगा उतना रेसिस्टेंस मिनिमम होगा।
तो इसमें भी 4D है, बात मानेंगे, लेकिन लेंथ भी तो देखिए यहाँ दुगुना हो गया, और लेंथ पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए। चलिए अब आगे नेक्स्ट ये देखिए एक सर्किट डायग्राम, कितना आसान दिया है, लेकिन बच्चा पक्का इसमें मिस्टेक किया होगा। देखिए 2 ओम 3 ओम 6 ओम, ऐसे तो ये दोनों तार नहीं देता है। यदि ये दोनों तार नहीं देता तो चुपचाप सब लोग इसको सीरीज समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो तार दे रखा है सुग्गा, यहाँ एक्स से उठाया यहाँ लाया, फिर यहाँ से उठाया यहाँ, जैसे ही तार दे दिया तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया तो सबको पैरेलल में निकाल दीजिए। 1/2 + 1/3 + 1/6, अब एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से भाग दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो कितना 2, और 6 से भाग देंगे 1, ये हो जाएगा 6/6, कट के आ जाएगा 1 ओम। तो अपने हिसाब से तो 1 ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यदि ये तार नहीं देता तब तो फिर दिक्कत नहीं था, तार दे दिया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे सर। चलिए नेक्स्ट, क्या है सर, कहिएगा सर तार में ऐसा क्या है, तार से तो करंट बट गया ना बाबू, और जहाँ से करंट बट जाता है तो वही तो पैरेलल हो गया। करंट सेम है तो सीरीज, करंट बटा तो पैरेलल हो जाएगा। तो ये तार की वजह से करंट बट जा रहा है, जिसकी वजह से हम इसको तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज कर दिए। ओके नेक्स्ट, इस ओजोन वाले में बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में हैं, बट इसको भी हम मार्किंग स्कीम तक रुके हैं, फिर आपको परसों के बाद इसको भी डाल देंगे एक वीडियो, उसमें क्या कुछ है। इसमें देखिए ये तो बी ऑप्शन तो होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओजोन इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, है ना, एक्टिंग ऑन द, तो यूवी रेडिएशन जो है इसमें हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, बट अब जो कहिए, कुछ बच्चे बीसी कह रहे हैं, कुछ बच्चे, तो चलिए इसको भी हम डाउट में रखते हैं, लास्ट में इसको देखेंगे। ये तो सब सेट में मिला है कि किस कौन सा फूड चेन सबसे बेहतर होगा, मोर एडवांचियस। तो दो जितना छोटा फूड चेन होगा उतना एनर्जी ज़्यादा ट्रांसमिट होगा, बिकॉज 10% लॉ में आप इसको पढ़े होंगे, जो रायमंड सिलेंडर में दिया। अब यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन है, रेड लाइट वाला देखिए, ये तो हर एक सैंपल पेपर में आया था, ये तो ठीक है, बट यहाँ पर जो लिखा है मोस्ट स्कैटर्ड रेड लाइट, इसी वजह से सी ऑप्शन हो जाएगा। अब कहता है पीस ऑफ जिंक मेटल गेट्स रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन केप्ट इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, ये तो गलत बात हो गया, जिंक से कॉपर थोड़ी ना ज़्यादा रिएक्टिव है, तो शीशे चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कहता है अगला, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, ये बात तो सही है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम लोग तो ए से चलेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द प्रोड्यूसर आर कैपेबल ऑफ यूजिंग द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक देयर फूड, बात तो सही है। ऑल द फूड चेन इन द इकोसिस्टम स्टार्ट्स विथ प्रोड्यूसर, इसमें भी ए से ही जाएंगे। चलिए ओके नेक्स्ट, अब यहां से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिफरेंट है, एक भी सेट में नहीं मिला है। कहता राइट द एसेंशियल कंडीशन, हम यहाँ से मार्किंग भी बताते जाएंगे कैसे मार्किंग होते हैं सीबीएसई में। राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस एंड नेम इट्स टाइप, तो यहाँ पर क्या चीज़ जरूरी होता है, सनलाइट जरूरी होता है, सनलाइट। अब बताइए ये कौन सा रिएक्शन हो गया, तो ये हमारा हो गया फोटो डिकम्पोजिशन, क्या कि लाइट की वजह से टूट रहा है, और यही सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड की यूज़ करते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ओके कंप्लीट द फॉलोइंग, अब इसको कंप्लीट करना है, तो फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, आयरन 2 हो गया, आयरन इधर भी 2 है, सल्फर यहाँ 2, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन देखिए 4 दूना 8 हो गया, ऑक्सीजन देखिए 3 दूना यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 2 3 2 5, और यहाँ देखिए 3 8, बैलेंस्ड हो गया, यहाँ सिर्फ 2 लगा देना होगा। ठीक है, क्या कि आप देखिए बैलेंस्ड भी बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग पर भी आपको मार्क्स रहेगा और बैलेंस भी करना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिए, कोई सिर्फ लिख कर चले आएंगे तो आधा नंबर यहाँ काट सकता है, क्या कि बैलेंस करने के लिए भी बोला है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चले, लिस्ट एनी 2 पेयर ऑफ विजुअल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी प्लांट। अब ये देखिए जिस बच्चे को ये सेट मिला होगा कितना आसानी से चीटिंग कर सकता था। यहाँ देखिए ये जो आप रेशियो लिखे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में, यहाँ पर देखिए 2 कलर दे रखा है, शेप एंड कलर ऑफ सीड, 2 ही कैरेक्टर आपको लिखना था, बस यहाँ से लिख देते आप। चलिए, तो कहता है लिस्ट 2 पेयर ऑफ विजुअल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो कोई बच्चा हाइट लिख देगा, हाइट लिख दिया। अब हाइट में डोमिनेंट क्या होता है, टॉल, रिसेसिव क्या होता है, ड्वार्फ या स्वॉट। अगला फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर इसमें डोमिनेंट होता है वायलट, रिसेसिव होता है वाइट। कोई भी आप 7 कैरेक्टर मेंडल ने नोट किया था,
हाइट था, फ्लावर कलर था, इसके अलावा पॉड का शेप, पॉड का कलर, सीड का शेप, सीड का कलर, है ना। इसमें से कोई भी आप ले सकते थे। टोटल 7 करेक्टर मेंडल ने नोट किया था। पहला क्या था, हाइट था। दूसरा आपका फ्लावर का कलर, फ्लावर पोजीशन, एक्सियल और टर्मिनल, है कि नहीं। फिर तो इसके बाद आता है आपका पॉड का शेप, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड का कलर ग्रीन येलो, जस्ट उल्टा होता सीड के, सीड का शेप राउंड येलो, सीड का कलर, है ना, येलो ग्रीन, ये चलते हैं। तो कोई भी आप 2 करेक्टर को लिख सकते थे। आगे क्या बोला नेक्स्ट, और में तो बच्चे हम जानते हैं यही बनाए होंगे, ये एक्स वाई कॉम्बिनेशन जो पहले सेट में भी आपको बता चुके, ये तो आपको मैक्सिमम दोनों तीनों सेट में मिला है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, पिछले वीडियो में इसको हम बताए हुए बढ़िया से वहाँ पर एक्स वाई करके। ये भी क्वेश्चन आपको पिछले सेट में भी मिला है। ऑक्जीन्स हार्मोन्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, टिप ऑफ सूट पर, और ये कैसे प्रमोट करते हैं फोटोट्रॉपिज्म को। तो सीधा बात है, हर जगह पर पहले ऑक्सीजन रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इधर से मान लीजिए सनलाइट पड़ा तो होगा क्या, आधा इस साइड का ऑक्सीजन इधर मूव कर जाए, मतलब ये कंडीशन ऐसे हो जाएगा। इधर में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, जिधर से लाइट आता है उसके अपोजिट साइड में सैड एरिया में मूव कर जाता है, इधर में ग्रोथ ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिक ये क्या होगा, सन की तरफ, लाइट की तरफ बेंड कर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या था, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो, ये भी आपको पिछले सेट में बताया था कि स्ट्रेट वायर बना देना, एरो दिखा दे के, करंट है तो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर थंब रूल लगा देना है कि जिधर करंट जा रहा उधर आपके दाहिने हाथ का अंगूठा होना चाहिए, रेस्ट उंगली जिधर बंद होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को बता देगा। ठीक है। इसमें भी एरो देना होगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हम इसको बताए नहीं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट, फिर भी नंबर आपको मिल जाएगा बिकॉज आपने डायग्राम प्रॉपरली तो बना दिया ना। या फिर कुछ बच्चे ऐसे बनाए होंगे नीचे डायरेक्शन में, ये करंट हो गया तो इसमें आपको क्लॉकवाइज दिखाना होगा। क्लॉकवाइज का कि जब देखिए थंब नीचे रहेगा तो हाथ ऐसे बंद होगा ना, तो क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है। तो वही लिखा है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर एंड मार्क ऑन इट द डायरेक्शन ऑफ करंट। नहीं, आपको नंबर कट सकता है, आपको मार्क भी करना है। देखिए, मार्क ऑन इट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको मार्क करना है। तो ये एरो भी दे दिए होंगे तो आपको नंबर दे देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, और नेम अ डिवाइस यूज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर सकते हैं, सोलेनॉइड यूज कर सकते हैं। एंड ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट यूज्ड फॉर द मैग्नेटाइज सिलेंड्रिकल सिलेंडर मेड फ्रॉम सॉफ्ट आयरन। तो इस प्रकार से आप एक सोलेनॉइड ऐसे करके आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। और इस यहाँ से आप इसको एक सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, हो गया। फिर क्या करना था, इसमें सॉफ्ट आयरन डाल दीजिए, हो गया, मैग्नेटाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है, यहाँ ये भी सेट में मिला था पिछले सेट, ये भी पिछले सेट में मिला। व्हेन डू यू से, जब कब हम कहेंगे कोई व्यक्ति जो हाइपरमेट्रोपिया से, हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, दूर का चीज उसको दिखेगा बट नजदीक का चीज उस कंडीशन में नहीं दिखेगा। और इसके 2 काज आप जान रहे हैं कि रेटिना के बाहर जा रहा था इमेज, इसका मतलब है कि आई बॉल बिकम टू शॉर्ट एंड ड्यू टू द लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, कहीं कन्वर्ज कर देता था तो रेटिना पर ला ही आता, ले आता। रेटिना से बाहर जा रहा तो उस पर लाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए सर, टाइप ऑफ लेंस कॉन्वेक्स लेंस, प्लस में फोकल लेंथ होती है। ओके, यहाँ तक तो पिछले सेट में मिला। ये देखिए, ये नया मिला है, ये आपको किसी सेट में भी नहीं मिला। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ये इसी सेट में क्वेश्चन मिला। फूड वेव इज मोर स्टेबल देन अ फूड चेन इन द इकोसिस्टम। तो बिकॉज फूड वेव में क्या होता है आप जानते हैं, नेटवर्क ऑफ फूड चेन को क्या बोलते हैं हम लोग, फूड वेव। और फूड चेन में क्या होता है, एक सिंगल सीक्वेंस होता है ना। जैसे मान लिया जाए प्लांट है, डियर है, लायन है, तो ये एक फूड चेन हो गया। यदि डियर कुछ दिन के लिए गायब हो जाए तो लायन बेचारा भूखा मर जाएगा, है कि नहीं। तो ये फूड चेन में क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म गायब हो गया तो फिर पूरा का पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। बट फूड वेव में क्या होता है कि वहाँ बहुत सारे नेटवर्क, अब जैसे लायन सिर्फ थोड़ी ना डियर को खा रहा होगा, अब इसी ग्रास को इसी ग्रास को खा गया बकरी, गॉट, फिर उस गॉट को लायन ने खा गया। इसी ग्रास को खा गया मान लिया जाए, है ना, आप ले दीजिए बफेलो, और उसको फिर खा गया लायन। इस कंडीशन में यदि डियर कुछ दिन में छुट्टी पर भी चले गया तो इधर से खाना पहुंच रहा है, इधर से खाना पहुंच रहा है, तो दिक्कत नहीं है। तो स्टेबिलिटी किसमें ज़्यादा मिलेगी, फूड वेब में। तो आपको लिखना होगा कि फूड, पहले तो डेफिनेशन लिख दीजिए, फूड वेब इज ए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन, इट कंटेन मेनी फूड चेन्स, है ना, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बट फूड चेन में क्या होता है, फिक्स होता है कि ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड करता है कि नहीं। तो उसके खत्म हो जाने से वो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएंगे। कहता है फूड चेन शुड नॉट हैव मोर देन 4 और 5 ट्रॉपिक लेवल, ये एक अच्छा पॉइंट। 4 और 5 ट्रॉपिक लेवल के बाद आप यहाँ लिख देते, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, एनर्जी move to the next tropic level is very less in amount, so that it cannot satisfy the need of higher tropic level. That's why
ये जो फूड चेन होना चाहिए वो शॉर्टर होना चाहिए, 4-5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वही लिखा है कि फूड चेन शुड नॉट हैव मोर देन 4 to 5। तो यहाँ लिख दीजिए ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन एज वी नो दैट एट ईच टॉपिक लेवल लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, लॉस्ट होता है। आपने 10% लॉ में पढ़ा होगा कि सबसे पहले सन जो है, सन से आता है ना 1% आता है कहाँ पर, ग्रास के पास। जो टोटल रेट मान लीजिए सन ने टोटल इतना जूल एनर्जी रिलीज किया 10,000, तो उसका 1% 2 कम कर दीजिए, 100 जूल आया। फिर उसको डियर ने खा गया था यहाँ 10 जूल, यहाँ से तो 10% शुरू हो जाता। फिर लायन ने खाया तो 1 जूल आएगा। अब बताइए इसके बाद किसी को देंगे तो फास्टिंग ही नहीं करेगा बेचारा, बताइए। अब आपको 10 रोटी का भूख है, आपको हम 1 गेहूं का अनाज दे रहे हैं, तो आप क्या उस कंडीशन से साथ के मर जाए। तो सीधा लिख देना है फूड चेन शुड नॉट हैव मोर देन 4 to 5 बिकॉज आफ्टर दैट एनर्जी इज अवेलेबल इन वेरी लेस अमाउंट। बस इतना छोटा, सीबीएसई में सटीक लिखिए नंबर मिल जाएगा, बड़ा भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, यहां से सेक्शन सी से चलते हैं। नेम द केमिकल रिएक्शन दैट अकर बिटवीन आयरन ऑक्साइड, देखिए 3 मतलब फेरिक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम मेटल। अब फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम मेटल में जो रिएक्शन हो रहा है, तो नेम द रिएक्शन, है ना, दैट अकर्स बिटवीन। तो वहां पर क्या हो रहा है सर, एल्युमिनियम को हम लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं, तो थर्माइट रिएक्शन इसी को तो बोलते हैं, राइट इट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई इज दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन यूजेज ऑफ दिस रिएक्शन। अब देखिए सबसे पहले तो आपको Fe2O3 लिख देना होगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, ये हो जाएगा Al2O3 अब प्लस Fe निकल जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सीधा बात ये लिख देना आप, क्या राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप बैलेंस देख लीजिए, आयरन इधर में 2 है, इधर में 1 है, इधर में ऑक्सीजन 3 है, इधर में ऑक्सीजन 3 है, एल्युमिनियम इधर में 2 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, बस हो जाएगा। आयरन से पहले 2 लगा दीजिए, एल्युमिनियम से पहले 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। दूसरा कहता है व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज हियर द एल्युमिनियम डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम देयर कंपाउंड। ठीक है, एंड गिव वन यूजेज ऑफ, इसको हम यूज करते हैं थर्माइट रिएक्शंस में। एल्युमिनियम पाउडर से जब किसी भी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कराते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। इसको हम वेल्डिंग वगैरह में, पटरी वगैरह को सही करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट कहता है स्टूडेंट इज वर्किंग इन लैबोरेटरी, और में दिया या तो ये बनाइए तो ये बनाइए, विथ मेटल ई, ठीक है, विच इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, जाहिर सी बात है सोडियम पोटासियम में से कोई एक होंगे। Somehow a small piece of this metal falls in the beaker containing water, starts burning। जैसे पानी में गिरा जलना शुरू हो गया। मेटल कहता है नेम द मेटल ई, या तो सोडियम होगा नहीं तो पोटासियम होगा, सोडियम ही रखिए। नेक्स्ट राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन मेटल ई रिएक्ट्स विथ वाटर। तो सोडियम प्लस वाटर जो होगा क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड N2O, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, स्टेट द नेचर, एसिडिक हो या बेसिक, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, तो बेसिक लिख देना होगा। ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट अब कहता है नेम द प्रोसेस बाय विच दिस मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स मोल्टेन क्लोराइड। मोल्टेन क्लोराइड, तो उस प्रोसेस का नाम क्या देंगे सर, है ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे उसको। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए हम लोग उसको मोल्टेन क्लोराइड में, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, तो उस प्रोसेस का नाम बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग। जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटरिक, जिंक ऑक्साइड जो होता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों एम्फोटरिक होते हैं, बिकॉज ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस से भी, या कुछ बच्चे ने लिखा होगा ये एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज दिखा लेते हैं, मतलब दोनों से रिएक्ट कर जा रहा है, नंबर मिल जाएंगे। 1 नंबर का है ही, 3 नंबर में 3 क्वेश्चन। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग व्हेन इमर्ज इन वाटर, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग क्यों सर, व्हेन इमर्ज इन वाटर, तो कैल्शियम वाटर से पहले रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है ना, तो कैल्शियम इसलिए फ्लोट करते हैं जब भी उसको हम वाटर में इमर्ज करते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं वाटर से, जिसकी वजह से एनॉर्मस अमाउंट में क्या होता है, कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और बायोन्सी की वजह से तैरते हैं। कहता है इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड फार्मूला क्या होता है HNO3, ठीक है, विथ मेटल, कोई मेटल्स हमने ले लिया, जैसे मान लिया जाए सोडियम पोटासियम, कोई जनरली हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, बिकॉज यहाँ पर नाइट्रिक एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब भी कोई मेटल से रिएक्ट करेगा तो जब तक में हाइड्रोजन गैस निकलना चाहेगा वो, तब तक में क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं निकल पाते हैं नाइट्रिक एसिड से। जनरली आपने क्या पढ़ा होगा, मेटल प्लस एसिड
इधर में क्या हो जाएगा, तो मेटल जब भी सॉरी मेटल प्लस एसिड, तो इधर में क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बट यहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट तो बनेगा बट हाइड्रोजन गैस के बदले वाटर रिलीज हो जाता है। लेकिन इसका भी खतरनाक, इससे भी कौन कौन मेटल रिलीज करवा सकते हैं, एक मैग्नीशियम और दूसरा मैग्नीज। ये नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्ट करके है ना हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करा सकते हैं, बट जनरली कोई मेटल इनसे नहीं करते हैं। ओके, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, कहता है यहाँ पर, ये भी एक नया क्वेश्चन मिला आपको, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, वी वाटर द सॉइल, हम लोग सॉइल में वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इट रीचेज द टॉप मोस्ट लेयर लीव्स, टॉप मोस्ट लीफ ऑफ द प्लांट, एक्सप्लेन ब्रीफ द प्रोसेस। तो इसमें कुछ नहीं करना था, सबसे पहले रूट हेयर में आएगा, रूट हेयर, रूट हेयर से कहाँ जाएगा, एपिडर्मिस, फिर कहाँ जाएगा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से इंडोडर्मिस, फिर रूट जाइलम, स्टेम जाइलम, फिर लीफ। बस या तो कोई बच्चा ये एरो लिख दीजिए तब भी नंबर मिल जाएगा, या फिर आप लिख दीजिएगा व्हेन वी प्रोवाइड वाटर टू द सॉइल द रूट हेयर is in contact with soil, they absorb the water from there, and after that it goes to the epidermis and then it goes to the cortex। इतना नहीं भी लिखेंगे, फिर रूट जाइलम भी लिख देंगे, फिर स्टेम में और फिर लीफ में पहुंच जाते हैं, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, है कि नहीं। चलिए, तो उसमें भी नंबर मिल जाएंगे, बट ये प्रॉपर रूट है, कैसे कैसे मूव करते हैं एनसीईआरटी में गिवन है। राइट द नेम एंड लोकेशन ऑफ हार्मोन्स, राइट द नेम एंड लोकेशन, देखिए दो चीजें छुपा हुआ, नेम एंड लोकेशन ऑफ द हार्मोन्स विच हेल्प ए पर्सन टू रिस्पॉन्ड व्हेन चेजिंग बाय अ डॉग। देखिए जब कुत्ते आपको दबा रहे होंगे तो आपके एड्रेनल ग्लैंड, जिसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, तो लोकेशन लिख दीजिएगा एट द टॉप ऑफ द किडनी, और ये है ना कमर रीजन होता है ना किडनी आपके पीछे साइड से, एंड नेम, तो उस ग्लैंड का नाम क्या लिखा है, राइट द नेम एंड लोकेशन ऑफ द हार्मोन्स विच हेल्प इन द पर्सन, तो ग्लैंड भी लिख दीजिएगा, ग्लैंड में हो गया एड्रेनल ग्लैंड और हार्मोन हो जाएगा एड्रेलाइन हार्मोन्स, ठीक है, लोकेशन में टॉप ऑफ द किडनी। ओके, मेंशन द रिस्पॉन्स इन विच द बॉडी विच हेल्प देम टू डील विद द सिचुएशन, उसके हार्ट बीट बढ़ जाएंगे, क्यों बढ़ जाएंगे, ताकि ब्लड जल्दी जल्दी पंप होगा, ताकि उसको जल्दी ऑक्सीजन मिले और बॉडी में एनर्जी मिले और दौड़ के भाग सके। तो मेंशन द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी विच हेल्प देम टू डील विद द सिचुएशन, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, जिससे उनके मेटाबॉलिज्म शरीर में बढ़ जाएंगे, क्या कि बॉडी अब दौड़ कर भाग रहा है तो उस कंडीशन में तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए ना, तो हार्ट बीट बढ़ाइएगा, बीपी बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पूछा है राइट द नेम एंड लोकेशन ऑफ द हार्मोन्स विच हेल्प द पर्सन टू, हाँ तो वही लिख दिया, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनालिन हार्मोन एंड टॉप ऑफ द किडनी, और मेंशन इट्स रिस्पॉन्स में its heartbeat will get increased to supply the oxygen more and more to the cell and tissue of the legs, ताकि वहां से वो भाग सके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपको पिछले सेट में मिल चुका है, 3 किलो वाट है, इतना है, तो जाहिर सी बात है P बराबर आपने पढ़ा होगा, P बराबर होता है V इंटू आई, और यहाँ पर देखिए पावर 3000 वाट है, इंटू वही है 220 इंटू आई। अब आई बराबर क्या हो जाएगा सर, 3000 बाय 220, ये जो कट गया। अब 22 से जब भाग दीजिएगा 300 में, एक बारी में 22 हो गया, ऊपर से उतरेगा, तो 22 तिया 66, मतलब 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मतलब 14 एम्पियर का स्विच फ्यूज होना चाहिए। यहाँ देखिए 5 एम्पियर का लगाया फ्यूज, इस कंडीशन में बताइए तो फ्यूज तो जल जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, तो वही लिखा है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द डोमेस्टिक सर्किट। तो इट इज अ सेफ्टी डिवाइस which prevent a household circuit during overload or शॉर्ट सर्किटिंग, और ये टीन प्लेटेड कॉपर वायर से बना होता है। कहता है एन इलेक्ट्रिक हीटर इतना है ऑपरेट किया गया, सर्किट रेटिंग इतना एम्पियर, व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन, द फ्यूज विल मेल्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स ए हायर अमाउंट ऑफ करंट। ओके, जस्टिफाई योर आंसर नेसेसरी कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेशन भी आपको दिखाना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। ओके नेक्स्ट, तो उसको 14 एम्पियर का मिनिमम चाहिए फ्यूज। अब आता है यहाँ पर क्वेश्चन, ये भी देखिए आपका, ये क्वेश्चन इसी में है, इसी सेट में, और किसी सेट में नहीं मिला, बहुत आसान क्वेश्चन है। ड्रॉ ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी एंड 4 सेल्स। आपको पहले एक सर्किट डायग्राम बना देना होगा, ठीक है। ये लीजिए सर्किट डायग्राम हो गया, 4 सेल बोला ना,
अच्छा, ड्रॉ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग में बैटरी ऑफ 4 सेल, 4 ड्राई सेल और सबका है 1.5 वोल्ट ईच। तो 4 हो गया नहीं, ठीक है। चलिए, 1 सेल हो गया, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव हो गया। अब ये 1.5 1.5 1.5 1.5 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो गया ना। 15 चौके 60, हाँ 6 वोल्ट हो जाएगा। 1.5 वोल्ट का प्रत्येक बैटरी है। एंड 2 ओम 6 ओम 16 ओम आर प्लग्ड इन ऑल इन सीरीज। अच्छा, तो यहाँ पर अब एमीटर भी लगा दीजिए आप, कहीं पर भी आप लगा सकते थे, यहाँ यहाँ कहीं भी। उसके बाद हम एमीटर के बाद हम क्या करेंगे, एक 2 ओम लगा दिए, फिर एक और लगा दिए, फिर एक और लगा दिए। ठीक है, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 16 ओम। सब सीरीज में बोला तो सीरीज में लगा दिए। पुट एमीटर, एमीटर भी हम लगा चुके हैं करंट, ताकि उसमें रीडिंग पता चले। वोल्ट मीटर 16 ओम में लगा दीजिए। यहाँ पर वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा, एमीटर सीरीज में लगता है। चलिए, वोल्ट मीटर भी लगा दिए 16 ओम में। एंड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यूजिंग ओम्स लॉ। कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सर्किट बना दी, उसमें आपको नंबर मिल जाएगा आधा। अब टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 16 जोड़ दीजिए, 24 हो गया ना, नहीं हो गया? 16 6 22 23 24। टोटल सब सीरीज में, पहले फार्मूला लीजिएगा। आर सीरीज बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल हो जाएगा 2 प्लस 6 2 8 6 और 16 कितना हो गया? 24। 24 टोटल हो गया। वोल्टेज आपको मालूम है, ओम्स लॉ से V बराबर क्या पढ़े हैं सर? I इंटू आर, है ना। आपको निकालना है आई इक्वल टू क्या हो गया? V बाय आर। V कितना दे रखा है? 6। R कितना दे रखा है? 24। कट जाएगा, 1 बाय कितना हो जाएगा? 6, है कि नहीं? चलिए, 1 बाय 6 नहीं हो गया। आई बराबर V बाय आर। अब आइए, अब कहता है सर इसको पॉइंट में भी चाहेंगे तो ले आ सकते हैं। इतना एम्पियर हो जाएगा करंट, इसका रीडिंग हो जाएगा इतना। ये पॉइंट में लाएंगे तो 6 से 1 में भाग दे दीजिए। फिर वही बात हो रहा है, तो मतलब हम लिख सकते हैं 0.1617 कर दीजिए पॉइंट के बाद। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। तो इतना हो जाएगा एम्पियर का अपना करंट। एमीटर रीडिंग में क्या आएगा? 1/6 एम्पियर। ये यूनिट देना जरूरी है, वोल्ट मीटर रीडिंग को निकालना है। तो इसमें तो हम लोग जान रहे हैं कि सीरीज में करंट तो सभी में सेम जाएगा, और वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट। तो ओम्स लॉ से अपन लोग पढ़े हैं, V बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। आई की जगह पर 1/6 रखिए और आर की जगह पर 16 रखिए। इसको काट के 2 से हो जाएगा 3, 2 से हो जाएगा 8, 8/3 वोल्ट हो जाएगा। इसका रीडिंग हो जाएगा 8/3। पॉइंट में भी आप ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ें। अब कह रहा है सर, नेम एंड एक्सप्लेन द फेनोमेनन ड्यू टू विच द पाथ ऑफ लाइट। ये तो टिंडल इफेक्ट आपको बता चुके, पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन मिल चुका है कि नहीं? ये जो है नेम द फेनोमेनन, जिसमें हम लोग पाथ को देख पाते हैं, टिंडल इफेक्ट है। ये तो पिछले सेट में ही बता चुके ऑलरेडी। ये क्वेश्चन भी देखिए पिछले सेट में ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, है कि नहीं? क्या कि ये जो क्वेश्चन है सेक्शन डी का, हर सेट में आपको मिला है। क्या कहता है? ड्रॉ, है ना, दिया है। यहाँ देखिए, ये दूसरे सेट का है। इसमें देखिए ड्रॉ द रे डायग्राम पाथ, क्या लिखा है यहाँ पर? कॉनकेव लेंस। यहाँ भी देखिए क्या लिखा हुआ है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में पैरेलल लाइट रे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो क्या होगा? ये पैरेलल लाइट रे आएगा, रिफ्लेक्ट कर गया, लगेगा कि फोकस से आ रहा। दूसरा कहता है इट इज डायरेक्टेड, जब फोकस पर जाकर मिलने वाला तो हाफ दूर लाना, उसके बाद पैरेलल कर देना। एरो जरूर दीजिए, नहीं तो हाफ मार्क्स कटा होगा। चलिए यही बात है। अब कहता है 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए भी न्यूमेरिकल कल बताए थे। यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर हाइट हो गया, फोकल लेंथ 24 है। क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन दिया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हो गया, फोकल लेंथ प्लस, क्या कि यहाँ पर क्या लिखा है सर? ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स लिखा, तो फोकल लेंथ क्या लेंगे? प्लस में 24, तो इसीलिए हम यहाँ पर देखिए प्लस 24। यू दे रखा -16। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इमेज डिस्टेंस आ गया -48। एम बराबर V/U, माइनस मत लगाइएगा, क्या मिरर फार्मूला में होता है। 48/16, 3 आ गया प्लस का, प्लस बताता वर्चुअल इमेज बनेगा, क्या रियल में माइनस मैग्निफिकेशन आता है, प्लस में आ रहा। फिर इस m की वैल्यू को HI/HO में कीजिएगा तो हाइट ऑफ इमेज भी निकल जाएगा 12, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। वही और में यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लेकर चला है आपको। कॉन्वेक्स मिरर बना देना, पैरेलल लाइट रहेगा तो क्या होगा? ऐसा लगेगा कि फोकस पर से आ रहा है। दूसरा कहता है यदि फोकस पर जाकर मिलने वाला होगा तो क्या होगा? तो वो यहाँ तक लाना है, इसको डॉटेड से अंदर ले जाना। यहाँ के बाद क्या कर दीजिएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर देना था, मतलब ऐसे लेकर आना है। यहाँ देखिए
ये जो बोला है इसमें कि यदि कोई ऐसा लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस पर जाकर मिल रहा है कॉन्वेक्स मिरर में, मिरर बोला, ये बात ध्यान रखिएगा। ऊपर में लेंस बोला, ये ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। पहला मान लिया यहाँ से हम लाइट डॉटेड से ले गए, ये फोकस है, यहाँ के बाद तो आपको ये ऐसे पैरेलल कर देना इसी प्रिंसिपल एक्सिस के, एरो जरूर दे देना है। ये सेकंड केस के लिए हो गया, ठीक है। फर्स्ट केस में यहाँ तो बताई थे पैरेलल लाइट रहेगा कॉन्वेक्स मिरर में, तो लगेगा कि फोकस पर से आ रहा है, ऐसा अपीयर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। अब कहता है यहाँ, हाँ ये क्वेश्चन इसी सेट में मिला है सिर्फ। नेम एनी टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कोई भी आप लिख सकते थे, आपको ऐसा कुछ थोड़ी ना बोला है। एड्स हो गया, वाट्स हो गया, साइफिल्स हो गया, गोनेडिया हो गया, हर्पीस हो गया, है कि नहीं। ओके, कहता है तो साइफिल्स, गोनेडिया, एड्स, वाट्स, हर्पीस, कुछ भी आप लिख सकते थे, कोई भी दो। वैसा डिजीज जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, हाँ ये बात हम जानते हैं। क्या कि ये क्यों है, क्या आप देखते होंगे पहले बहुत ज़्यादा एबॉर्शन होता था, फीमेल फर्टिसाइड्स होते थे, बच्चे जैसे ही पता चलते थे घर में कि डेवलपमेंट हो रहा फीमेल चाइल्ड का तो एबॉर्शन करवा दिया जाता था। इसलिए देखते होंगे जहाँ पर भी डिलीवरी होता है वहाँ लिखा रहता है सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल, क्योंकि वो सेक्स रेशियो जो है एक समय में घटने लग गया था, तब गवर्नमेंट ने उस पर एक स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा दिया ताकि उसका सेक्स डिटर्मिनेशन ना करें और उससे क्या होगा, फीमेल फर्टिसाइड को रोका जा सके, ठीक है। एंड नेम एनी 3 मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्शन में एंड वन साइड इफेक्ट ऑफ ईच। अब कॉन्ट्रासेप्शन में आता है बैरियर, केमिकल, सर्जिकल, है कि नहीं। तो लिखा नेम एनी 3 मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, ये क्या कहलाता है, कॉन्ट्रासेप्शन, है कि नहीं। उसमें आते हैं 3 मेथड में, बैरियर, केमिकल और सर्जिकल, है ना। तो बैरियर मेथड में कॉन्डम्स वगैरह का यूज़ करते हैं, सर्जिकल केमिकल में हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करते हैं या वेजाइनल पिल्स का यूज़ करते हैं, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस रहते हैं। और एक आता सर्जिकल जिसमें वैसेक्टोमी एंड टोबैक्टोमी होते हैं। ओके, अब इसके साइड इफ़ेक्ट भी देने हैं। तो बैरियर मेथड में जो कॉन्डम्स वगैरह यूज होता है, कभी कभी वो कुछ खराब केमिकल से बना हो तो मे भी इफेक्ट कर दे बॉडी को। चलिए नेक्स्ट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हार्मोन इम्बैलेंस होने के चांसेस रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, नेम यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। नेम आ, एक यूनिसेक्सुअल, ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल क्या, जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन है। बाइसेक्सुअल जिसमें, जैसे आप पी मटर भी लिख सकते थे बाइसेक्सुअल, तभी तो मेंडल ने चूज किया था। पपाया, वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल, एंड पी एन ये सब क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा, ठीक है। ओके, कोई एक फ्लावर का, कोई एक प्लांट का नाम लिखना था। एंड डिफाइन क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंड ध्यान रखिएगा इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट चेंज होना जरूरी होता है। सेल्फ में क्या होता है, प्लांट सेम हो, प्लांट सेम होता है, चाहे फ्लावर सेम भी हो या फ्लावर डिफरेंट हो तो सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्रॉस में क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। बट सेल्फ में क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एंड स्टेट हाउ इट इज कैरिड आउट, ये विंड्स के जरिए होंगे, इंसेक्ट के जरिए जाएंगे, कोई भी एक मेथड लिख देना था। क्रॉस में तो दूसरे एजेंट के ही जरिए किया जाएगा। अब कहता है यहाँ पर ऑब्जर्व द डायग्राम बिलो एंड नेम द पार्ट मार्क्ड ए। अब ए क्या हो गया, प्लीम्यूल हो जाएगा, जो फ्यूचर में जाकर सूट बनाएंगे। रेडिकल हो जाएगा बी, है कि नहीं, जो फ्यूचर में रूट बनाएंगे। मेंशन द फंक्शन, तो वही इट डेवलप द रूट सिस्टम, इट डेवलप द प्लीम्यूल क्या बनाएगा, सूट। और रेडिकल्स जो है वो क्या बनाएगा, फ्यूचर में रूट। नीचे वाला रेडिकल्स हो गए और ये प्लीम्यूल्स हो गए, और ये कॉटिलेडन्स, यदि इसको तो लेवल ही नहीं किया। चलिए नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको पिछले सेट में बता चुके हैं ऑलरेडी, है कि नहीं। ये आपका एसिड बेसिन सॉल्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये भी आसान है फुल्ली। इसमें क्या आपको ई पीएच वगैरह दिया हुआ, ये देखिए सेम क्वेश्चन, कौन एसिड है कौन बेस है, इस प्रकार से। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या हो जाएगा, बी, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक में बी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। वीक एसिडिक हो जाएगा ए, है ना। न्यूट्रल क्या हो जाएगा, डी, कहेंगे देखिए डी साथ है पीएच, इसका क्या हो जाएगा ई, है ना। और फिर इसको अरेंज करना है, तो भाई 13 10 7 4 1, फिर इस अनुसार से ए बी सी डी नाम लिख देना, सी ई डी ए बी, इस प्रकार से, है कि नहीं। चलिए
क्या है कि यहाँ पर बोला है कि अरेंज करने के लिए अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच प्लस किसमें ज़्यादा रिलीज उसके अकॉर्डिंग, तो जो एसिडिक होंगे उसमें जितना ज़्यादा निकलेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी देखिए आपका क्लोरोअल्कली प्रोसेस वाला पूरा का पूरा दे रखा है कि NaCl को जब हम ये करते हैं इलेक्ट्रोलाइज्ड है ना, एक्वा सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड जिसको ब्राइन कहते हैं, उसका जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो उस प्रकार से NaOH क्लोरीन और हाइड्रोजन निकलते हैं। इसका यूजेस लिख देना है, ठीक है। ओके, ये भी पिछले वीडियो में भी दे चुके हैं ऑलमोस्ट, ये टोटल क्वेश्चन आपको वही है सेम। चलें आगे। अब ये लास्ट सेक्शन, ये तो हर एक सेट में सेम था। आपको कहता है राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला फर्स्ट 2 होमोलोगस ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन का फर्स्ट 2 होमोलोगस आपको लिखना होगा, ठीक है। तो उसमें आप क्या लिख दीजिएगा, पहला लिख दीजिएगा मिथाइल ब्रोमाइड, है कि नहीं, ये देखिए CH3Br C2H5, ये लिख देना था आपको 2 होमोलोगस। फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो इसमें फर्स्ट होमोस में क्या होगा, CH3Br, इसका नाम होगा ब्रोमोमीथेन। अगला होगा C2H5Br ब्रोमोइथेन। नेक्स्ट गिवन बिलो 2 फार्मूला दे रखा है, सम फंक्शन ग्रुप, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन्स हैं, ठीक है। ये CHO हो गया, ये एल्डिहाइड है। राइट द नेम ऑफ द फंक्शन ग्रुप, इसका एल्डिहाइड इसका कीटोन हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट वुड बी ऑब्जर्व ऑन एडिंग, है कि नहीं, 5% अल्कलाइन पोटासियम पर मिनट जब डालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं करना था इसमें। जब डालिएगा इथेनॉल में, जब हम नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो या तो अल्कलाइन पोटासियम परमैनेट या एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट यूज़ करते थे, इथेनॉइक एसिड और वाटर का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट, ये अल्कोहल का 2 रिएक्शन जो है ना, सेकेंड रिएक्शन ये है और थर्ड रिएक्शन ये है। 5 रिएक्शन पड़े होंगे, पहला कंबशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये डिहाइड्रेशन वाला है। क्या कि इसमें क्या होता है कि हम लोग CH3 CH2OH को जब अपन लोग, ये देख लीजिए पिछले सेट में भी बता चुके हैं ऑलरेडी, वीडियो भी है, कि जब उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये किया जाएगा तो आपका इथीन बन जाएंगे प्लस वाटर। तो इससे वाटर का रिमूवल हुआ तो फिक्स है कि इधर से OH निकलेगा, इधर से एक H निकल जाएगा, CH2 यहाँ भी बचेगा, CH2 यहाँ भी बचेगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं। अब इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ H2SO4, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, राइट द केमिकल इक्वेशन, ये हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया। एंड राइट द नेम एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल हीटेड एट इथेनॉल, राइट द नेम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन, 2 कार्बन है, इथ ENE। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, इसका नाम लिखना था तो इथीन लिख देना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, कहता है यहाँ पर सीधा सीधा नेम द ग्लैंड प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी, क्या हो जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड हो जाएंगे, ठीक है। एंड राइट द कंपोनेंट ऑफ फूड ऑन विच द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड एक्ट अपॉन, स्टार्च पर काम करते हैं, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च, सैलिवरी ग्लैंड। 2 ऑर्गन्स जो स्फिंक्टर पाए जाते हैं, ओइसोफेगस में भी होता है, स्टमक में भी पाए जाते हैं, पैलोडिक स्फिंक्टर, ओइसोफेगस में गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर, है कि नहीं। नेम देम, उसका नाम लिख देना है, सिर्फ ऑर्गन का नाम लिखना है, स्फिंक्टर का नहीं। क्या लिखा है, 2 ऑर्गन्स हैविंग द स्फिंक्टर्स का नाम लिख देना है, स्टमक, कोई स्मॉल इंटेस्टाइन लिखेंगे तब भी नंबर मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन लिखेंगे तब भी मिलेगा। विली एब्सेंट रहेंगे तो क्या होगा, म्यूकस रिलीज नहीं होगा तो अल्सर हो जाएंगे, स्टमक के वॉल को HCl से बचाता कौन है, म्यूकस, यदि ये नहीं रहेंगे तो डैमेज कर सकता है। विली का काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना, एब्जॉर्बेशन करना, ये नहीं रहेंगे तो एब्जॉर्बेशन नहीं हो पाएगा, ब्लड में नहीं जा पाएंगे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब और में दिया है कि बाइल जूस इज नॉट कंटेनिंग एनी एंजाइम येट इट इज इंपॉर्टेंट, यस, बिकॉज ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं, दूसरा ये एसिडिक फूड को अल्कलाइन बनाते हैं, ठीक है। अभी डोमेस्टिक सर्किट वाला कहता है स्विच ए जब क्लोज होगा तब क्या होगा, तो सिर्फ ये बल्ब जलेंगे, ए वाला। जब ये स्विच K2 से ज्वाइंट होगा तब क्या होगा, ये सभी जलेंगे, कहीं सब सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट चलिए। तो फाइंड क्या बोला यहाँ पर क्वेश्चन में, फाइंड बोलता है, ये समझ गए बात को, यहाँ क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना। अब इसमें से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला आगे, कहता है इसी का सेकंड पार्ट, ये सभी में सेम था तीनों सेट में। कहता है यहाँ पर फाइंड द करंट ड्रॉन बाय बी व्हेन इट ग्लो। अब बी में ये देखिए, बी वाले में ये ए हुआ, ये बी हुआ, इसमें आपको करंट निकालना था। तो करंट कैसे निकालना है सर, उसको समझ लीजिए। ये देखिए P बराबर V इंटू आई होता है, आई बराबर क्या होगा, P बाई भी। देखिए P है कितना 11 वाट, V कितना है 55, कर दीजिए इतना एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला सर इसमें, तो आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें,
कि द रेसिस्टेंस इन बल्ब बी में रेसिस्टेंस निकालना, बल्ब बी में। फिर ओम्स लॉ से V बराबर I इंटू आर होता है। I मालूम चल गया, R निकालना है, V मालूम है। तो यहाँ देखिए R बराबर क्या होगा, V बाई आई, 55/0.2, 0.2 रहेगा, 0 आएगा, 2 से काटेगा 550 को, 275 हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, टोटल रेसिस्टेंस बी सी डी ई में। अब इसमें देखिए 275 कितना हो जाएगा सर, 550, फिर 275 550, 2 बार 550 को जोड़िए कितना हो जाएगा, 1100 टोटल हो। अब और वाला है, व्हाट वुड हैपन टू द ग्लो इफ ऑल द बल्ब ऑफ द सर्किट व्हेन, है ना, व्हेन K1 K2 बोथ आर क्लोज्ड एंड C सडनली फ्यूज्ड। देखिए व्हाट वुड हैपन टू द ग्लो ऑफ ऑल द बल्ब्स इन द सर्किट व्हेन K1 K2 बोथ ग्लो एंड बल्ब C सडनली फ्यूज। अब जब ये फ्यूज कर ही जाएगा तो इधर वाला सर्किट तो नहीं जलेगा सीरीज में, बट ये वाला जलेगा। ओके, गुड लक टू यू ऑल।